नाज़रीन, आज 8 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की वीडियो में 3 खबरें आप नाजरीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर में मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से नैब को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से मौलाना फजल रहमान के करोड़ों रुपए के बेनामी असासों का पता चला लिया गया है और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल करने की रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भिजवा दी गई है, जिस पर हतमी फैसला अब चेयरमैन नैब की जानिब से किया जाएगा। दूसरी खबर में आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में करप्शन के 2 मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, उनका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में कोयटा की मकामी अदालत की जानिब से पुलिस सार्जेंट कत्ल केस में जिस अंदाज से, जिस तरीके से मुलजम अब्दुल मजीद अचकजई को रिहा करने का हुक्म दिया गया, अब इस मुकदमे का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जो चीख चीख कर बता रहा है कि किस तरह से पुलिस सार्जेंट कत्ल केस में इंसाफ का कत्ल किया गया, पुलिस की जानिब से और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से कहां कहां कंप्रोमाइजेस किए गए। ये सारी तफसीलात इस फैसले में बता दी गई हैं। आज की इस वीडियो में ये तीनों खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से जो नैब की जानिब से इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल की गई है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन में आखिरी मरतबा जो अपनी तफसीलात जमा कराई गई थी, इस तफसीलात में मौलाना फजल रहमान ने अपने असासों की जो मजमूई मालियत बताई थी वो 47 लाख रुपए बताई थी। इस मालियत में मौलाना फजल रहमान की गाड़ी शामिल नहीं थी और इस असासों की तफसीलात देखने के बाद ये कहा जा सकता था कि मौलाना फजल रहमान का शुमार पाकिस्तान के गरीब तरीन सियासतदानों में, पाकिस्तान के गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियन में होता है। लेकिन अब जो नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से तफसीलात जमा की गई हैं, जो दस्तावेजात इकट्ठी की गई हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रही है कि मौलाना फजल रहमान के असासों की मालियत जो है वो 47 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के मौलाना फजल रहमान के असासे हैं और ये बेनामी असासे बनाए गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये असासे खरीदे गए और इन असासों के हवाले से इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि घर भी शामिल हैं, बंगले भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं और एक फ्लैट जो है वो दुबई में खरीदा गया है अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर। और इसी इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो मौलाना फजल रहमान ने अपने नाम पर जो असासे खरीदे हैं, अपने फैमिली के नाम पर जो असासे खरीदे हैं, वो भी 47 लाख रुपए से ज्यादा है। और एक शुगर मिल की मलकियत के हवाले से भी मुबैना तौर पर मौलाना फजल रहमान का जो है वो नाम सामने आ रहा है कि उस शुगर मिल के मालिक जो है वो असल में मौलाना फजल रहमान है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान ने 47 लाख रुपए अपने मजमूई असासों की मालियत बताई थी। मौलाना फजल रहमान के इस्तेमाल में जो गाड़ी है उसकी मालियत भी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए बनती है और इस्लामाबाद में जो उनका घर है, अगर उसकी मालियत भी अगर काउंट की जाए तो वो भी 20 करोड़ रुपए से कम नहीं है, जहां मौलाना फजल रहमान जो है इस्लामाबाद में रहाइश पजीर हैं। लेकिन अब नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से सारे मामले पर जो इब्तदाई इंक्वायरी है वो मुकम्मल करके रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी गई है और अब नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी होंगे, नैब के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी मौजूद होंगे, चेयरमैन नैब भी होंगे, दीगर हुकाम भी मौजूद होंगे। तो इसमें इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद इस इंक्वायरी को तहकीकात में कन्वर्ट करने का फैसला किया जाएगा और अगर इस इंक्वायरी को तहकीकात में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद मौलाना फजल रहमान के असासों के हवाले से मजीद तफसीलात भी सामने आ सकेंगी। लेकिन इस मुकदमे में जो एक मुश्किल होगी नैब के लिए वो ये है कि ये तमाम असासे जो 68 करोड़ रुपए के इंक्वायरी रिपोर्ट में बताए गए हैं, ये बेनामी असासे पता चलाए गए हैं और नैब के लिए मुश्किल मरला ये होगा कि इन असासों को मौलाना फजल रहमान के साथ कनेक्ट करना कि ये पैसा जो था मौलाना फजल रहमान का था और मौलाना फजल रहमान ने ये फंड्स किए थे और अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये बेनामी असासे मौलाना फजल रहमान ने खरीदे थे। तो इसमें ये बड़ा टास्क होगा नैब के लिए ये तमाम चीजों को साबित करने का। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज जो 2 करप्शन केसेस की समाअत हुई है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ज्यादा अहम खबर ये है कि जो कोयटा की मकामी अदालत की जानिब से अब्दुल मजीद अचकजई को जो रिहा करने का हुक्म दिया गया है, जो फैसला जारी किया गया है तफसीली, उसमें बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर 20 जून को 2017 में जब ये वाकया पेश आया, एक गाड़ी की जानिब से एक पुलिस सार्जेंट को जो है वो गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, रौंद दिया गया। तो इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया इब्तदाई तौर पर, उसमें किसी शख्स को नामजद नहीं किया गया बल्कि नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और ये बताया गया है इस तहरीरी फैसले में कि 24 जून को इस मुकदमे में अब्दुल मजीद अचकजई को नामजद किया गया और उसके बाद उनका 14 रोजा जुडिशल रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से हासिल किया गया था। और जुडिशल रिमांड में क्योंकि नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस की जानिब से, तो होना ये चाहिए था कि
मुलजम की अब्दुल मजीद अचकजई की शिनाख्त परेड कराई जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की जानिब से अब्दुल मजीद अचकजई की इस मुकदमे में, क्योंकि उन्हें मरकजी मुलजमबाद में नामजद किया गया था, किसी किस्म की कोई शिनाख्त परेड जो है वो नहीं कराई गई। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस मुकदमे में 20 ऐसे गवाह जो है पेश हुए जिन्होंने अब्दुल मजीद अचकजई की जो गाड़ी थी उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर दिया, उसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया, और गवाहों की जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि गाड़ी जो है वो अब्दुल मजीद अचकजई ड्राइव कर रहे थे और इसी दौरान उनकी जानिब से पुलिस सार्जेंट को गाड़ी के नीचे कुचला गया। जबकि जो शिकायत कुनुंदा थे, जो मुद्दई थे, उनकी जानिब से भी अपने बयान में जो बयान दिया गया था उसमें मुलजम अब्दुल मजीद अचकजई का कोई भी हवाला नहीं दिया गया। ये तहरीरी फैसले में वाज़े तौर पर लिखा गया है और ये भी कहा गया कि अब्दुल मजीद अचकजई ने अपने पहले बयान में ये कहा था कि वो गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका ड्राइवर जो है अब्दुल कबीर जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इसी तरह से 4 और गवाहान की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि जब पुलिस सार्जेंट को मुबैना तौर पर मतलब गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया तो गाड़ी उस वक्त जो है वो उनका ड्राइवर अब्दुल कबीर जो है वो ड्राइव कर रहा था। 4 गवाहों की जानिब से इस बात की जो है वो निशानदही की गई, जबकि जो आईनी शाहिदीन थे मौके के, जिन्होंने ये सारा वाकया देखा था, उन्होंने भी इस मुकदमे में अब्दुल मजीद अचकजई को नामजद नहीं किया। और ये वीडियो जो दिखाई जाती है, जो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से एक पुलिस एहलकार को जो एक ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा था, बड़ी बेदर्दी के साथ उसे कत्ल कर दिया गया, गाड़ी के नीचे रोन दिया गया, कुचल दिया गया। उसमें भी हमने ये देखा कि ये वीडियो भी जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत के सामने नहीं रखी गई, वो फोटोग्राफ भी अदालत के सामने नहीं रखे गए, जिसमें देखा जा सकता था कि अब्दुल मजीद अचकजई उस वक्त खुद गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे थे। अब कोयटा के पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, आईजी की जानिब से कह दिया गया है कि इस फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन जो लूप्स होल, जो फ्लॉज इस मुकदमे में छोड़ दिए गए हैं इब्तदाई तहकीकात की हद तक, इंक्वायरी की हद तक, वो शायद आगे चल के भी इस मुकदमे को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि एफआईआर में इब्तदाई तौर पर मुलजम का नाम शामिल नहीं था। और प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी अदालती फैसले में ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा जो है वो अदालत के सामने साबित करने में नाकाम रहा। ऐसे कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए, अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए, जिससे ये साबित हो सके कि मुलजम जो अब्दुल मजीद अचकजई है वो उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। नाज़रीन, थोड़ा सा अगर आप माजी में जाएंगे तो जब पहली मर्तबा अब्दुल मजीद अचकजई को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया था, तब देखा गया था किस कदर रौनक जो है उनके चेहरे पर थी, किस तरह से वो मीडिया के लोगों को गालियां दे रहे थे, और इस कत्ल के वाक़े के बाद किसी किस्म की नदामत उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि एक वडेरे हैं, बड़े बासर हैं, ताकतवर हैं, उनके जो भाई हैं वो महमूद खान अचकजई हैं। तो किस तरह से ऐसे शख्सियात पर पाकिस्तान में हाथ डाला जा सकता है, ये आपके सामने है। लेकिन बहरहाल ये जरूर हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट में ये मुकदमा आता है तो हाई कोर्ट की जानिब से इस मुकदमे को अगर रिमांड कर दिया जाता है कि दोबारा से इस मुकदमे का ट्रायल किया जाए, मजीद एविडेंस जो लाई जा सकती हैं वो भी इस मुकदमे में इकट्ठी करने के बाद, उनका जायजा लेने के बाद अगर अदालत ये फैसला दे देती है कि दोबारा से इस मुकदमे का फैसला दिया जाए, तो शायद इस मुकदमे में कोई बात बन सकती है। लेकिन इस मुकदमे की जो बुनियादें रख दी गई हैं, इसको देखते हुए, मकामी अदालत का फैसला पढ़ते हुए ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि इस मुकदमे में मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से अपना जो साथी था, जो पेटी भाई था, जो ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी ड्यूटी दे रहा था, उसके साथ धोखा किया गया। उसके कत्ल होने के बाद इंसाफ का कत्ल करने में मुबैना तौर पर पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और सपोर्ट किया गया मुलजम अब्दुल मजीद अचकजई को इस सारे मुकदमे में, कि किसी न किसी तरह से वो इस सजा से बच सकें, अदालत के खिलाफ अपने फैसले से बच सकें और उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। तो नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी खबर के हवाले से, जो आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 2 मुख्तलिफ करप्शन केसेस की समाअत हुई है। एक तो नाज़रीन जो बागे इब्ने कासिम में फेक अकाउंट के हवाले से जो एक गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ सामने आया था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बाग इब्ने कासिम का सरकारी जमीन का एक प्लॉट जो है वो गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया गया। इस मुकदमे की समाअत जज मोहम्मद बशीर की आज अदालत में हुई और इसमें नैब की जानिब से मोहलत मांग ली गई कि इस मुकदमे में हमें ज़िमनी रेफरेंस जमा कराने के लिए, फाइल करने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने 6 अक्टूबर तक नैब को इस मुकदमे में ज़िमनी रेफरेंस फाइल करने का जो है वो मौका दे दिया है। लेकिन आज हम ये देखते आते हैं, कल एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी की भी करप्शन से मुतल्लिक केस की समाअत थी, उसमें भी अदालत की जानिब नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस फाइल किया गया था, जिसकी कापियां जो है वो कल अदालत की जानिब से फ्रीकैन को फराहम करने का हुक्म दिया गया था। हम देखते हैं कि नैब की जानिब से जब तहकीकात मुकम्मल कर ली जाती है तो रेफरेंस दायर करने में
یا ضمنی ریفرنس دائر کرنے میں بھی انتہائی تاخیر کا جو ہے مظاہرہ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال آج اس باغ ابن قاسم غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں جو 2 ملزمان ہیں جو سابق ڈی جی پارک رہ چکے ہیں لیاقت قائم خانی اور ڈاکٹر ڈنچا، ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 اکتوبر تک توثیق کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زین ملک کے وکیل کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی، کیونکہ اس ریفرنس میں زین ملک بھی ملزم ہے، یہ استدعا کی گئی کہ انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جائے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ اس حوالے سے تحریری درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کریں. اسی طرح سے فیک اکاؤنٹ کیس میں ٹھٹا واٹر سپلائی غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. اس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بریت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، اور آج اس بریت کی درخواست پر دلائل ہونا تھے، لیکن وکیل فاروق ایچ نائک آج کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالت کے سامنے پیش ہو کر ان کی جانب سے دلائل نہیں دیے گئے، بلکہ ان کے معاون وکیل جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے استدعا کی گئی کہ آصف علی زرداری کی بریت کی درخواست پر وہ مزید دلائل دینا چاہتے ہیں، تو عدالت سے مہلت مانگی گئی، جس پر عدالت نے اس مقدمے کی سماعت کو 17 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الحال اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.